सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं रामबिलास शर्मा जी द्वारा लिखित पाठ धूल, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श का पहला पाठ है। ये पेज नंबर 6 पर है, आपकी बुक में पेज नंबर 6 में मिलेगा आपको। और शुरुआत में यहाँ पर इनका जीवन परिचय दिया हुआ है। रामबिलास शर्मा जी, जिनका जन्म 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई थी। रामबिलास शर्मा जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही की तथा उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आए थे। बाद में वहीं से इन्होंने अंग्रेजी में एमए करने के बाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और पीएचडी की डिग्री हासिल की। प्राध्यापक यानी लेक्चरर थे ये विश्वविद्यालय में, और वहीं रहते हुए इन्होंने अपनी डॉक्टरेट पूरी की। लेखन के क्षेत्र में पहले इन्होंने कविताएं लिखी, उसके बाद फिर उपन्यास लिखे। उपन्यास के बाद ये पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। यह पाठ भी एक आलोचनात्मक कृति है। आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसाइज आलोचना मतलब किसी चीज का अच्छा और बुरा दोनों पक्ष निकालकर उसका एक निचोड़, उसका एक विश्लेषण करना, उसकी एक समीक्षा प्रस्तुत करना। तो यह पाठ भी इसी संदर्भ में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने धूल का जीवन में महत्व स्पष्ट किया है। लेखक ने धूली भरे हीरे कहे हैं। किन्हें? छोटे छोटे बच्चों को। उन्होंने कहा है छोटे छोटे बच्चे धूली भरे ही सुंदर दिखाई देते हैं। अर्थात लेखक इस पाठ में जमीन से जुड़े लोगों की बात कर रहे हैं। जमीन से जुड़े लोग कौन? जो गांव में रहते हैं, जो धूल के संपर्क में रहते हैं, जो खेत की मिट्टी में काम करते हैं और जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। लेखक ने धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की है। वो कहते हैं कि धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, मतलब लोग धूल को बुरा मानते हैं। तो यहाँ पर ये इनका आलोचना का पक्ष आ रहा है। लेखक एक तरफ तो कह रहे हैं कि धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है। यहाँ पर यदि हम बड़ा विचार देखें तो यह आ रहा है कि भारत गांवों का देश है। गांव के बिना हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते। भारत में जितने भी लोगों का जनजीवन चल रहा है उसमें किसानों का सबसे बड़ा योगदान है, गांव में रहने वाले लोगों का। किंतु शहर में रहने वाले लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा, जो अपने आप को सभ्य समझते हैं, वो लोग गांव की संस्कृति से दूर रहना पसंद करते हैं। वो गांव की सभ्यता को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर धूल शब्द जो लेखक ने लिया है वो गांव के लोगों के लिए है, और जो हमारी सभ्यता लेखक ने कहा है वो शहरी लोग हैं, जो शहर में रहते हैं, जो धूल से बचना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक और अंतर इन्होंने दिखाया है कि धूल जो है वो गांव के लोगों के लिए बड़ी पवित्र वस्तु है, किंतु शहर के लोग उसे गंदा मानते हैं। लेखक ने आगे कहा है कि जो बचपन में धूल में खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। तो यहाँ पर यह है कि लेखक का कहना है कि पूरी तरीके से पुष्ट यानी शक्तिशाली लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो भी गांव में ही रहते हैं। जो धूल की मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है वही अखाड़े में पहलवानी भी कर सकता है। मतलब उनकी जो शक्ति होती है वो बड़ी ही पुष्ट होती है और सच्ची होती है। जितने सार तत्व, आगे लेखक ने यह भी कहा है पाठ में कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी में ही मिलते हैं। तो पाठ में आगे लेखक ने मिट्टी की महिमा बताई है कि मिट्टी तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पंच तत्वों में एक मिट्टी होती है, और हम मानते हैं कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। और यहाँ पर गोधूली शब्द लेखक ने बार बार प्रयोग किया है। गोधूली जो शाम के समय गाय बैलों के निकलने से धूल उड़ती है, तो लेखक ने इसकी भी बड़ी ही सुंदर इसमें व्याख्या की है गोधूली शब्द की। गोधूली का मतलब गांव की धूल, और लेखक ने कहा है कि ये गोधूली वो होती है जिसपे कि कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी है। कवियों ने अपनी कलम तोड़ दी मतलब कितने ही कवियों ने बड़ी सुंदर सुंदर अपनी रचनाएं की है इसमें, और कितने ही चित्रकारों ने बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं गांव के इस दृश्य को लेकर। तो लेखक कहते हैं कि ये गांव की अपनी संपत्ति है, शहरों के हिस्से नहीं आई है। लेखक ने श्रद्धा भक्ति प्रकट करने के लिए जो हम धूल कि हमारी मातृभूमि की धूल से बढ़कर कोई चीज नहीं है हमारे लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर लेखक ने उसका भी उल्लेख किया है। घृणा आसूया मतलब घृणा, किसी के प्रति घृणा दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए भी धूल शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे धूल चटाना, धूल झाड़ना आदि। लेखक ने धूल, धूली, धूली, धूरी
आदि की व्यंजनाएं अलग अलग स्पष्ट की हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है। धूली उसकी कविता है। धूली छायावाद दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। ये इस प्रकार से इस पाठ में आपको क्लिष्ट वाक्य मिलेंगे जो कि बिना पढ़े समझ में नहीं आने वाले हैं। इसलिए इस पाठ को हम जरा विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोगों को भी इसे ध्यान से पढ़ना है। अपने हाथ में पेपर पेन लेके बैठेंगे। जो शब्द आपको कठिन लगे वो लिखते जाएंगे। बुक में जहां पर जो लाइन आपको कठिन लग रही है वो लाइन को आप अंडरलाइन करते जाएंगे, क्योंकि ये पाठ अपने आप में एक क्लिष्ट है, क्योंकि ये आलोचनात्मक कृति है लेखक की। किंतु जब इसे आप विस्तार से समझेंगे तभी आपको बड़ा ही रुचिकर भी लगेगा। तो यहाँ पर लेखक ने धूली शब्द को मतलब गांव की संस्कृति को अपने देश की संस्कृति कहा है। इन सब का एक रंग है जो भिन्न है, और भारत की संस्कृति गांव की संस्कृति से भिन्न कभी भी हो ही नहीं सकती। तो इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद में हमें यह सीखने को मिलेगा कि धूल के बिना जीवन की सत्यता नहीं है। मतलब व्यक्ति को हमेशा जमीन से जुड़ के रहना चाहिए। और भारत के लोग मूलतः किसान हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो अधिकांश देखें यदि हम तो किसान ही मिलेंगे। तो हमें गांवों से, किसानों से, अपनी मातृभूमि से हमेशा प्रेम करना चाहिए। ये पाठ पूरा जब पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें अपने आप अनुभव होने लग जाएंगी। तो हम लोग शुरू करेंगे आज पाठ धूल।